राजपूत युग कौन सा था, तो हम कह सकते हैं राजपूत युग जो है वो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का समय जो है वो भारत के इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। अब ये राजपूत कौन थे, कहां से आए, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इसको लेकर के जो है विद्वानों में हम कहें कि विवाद रहा था। ये राजपूत शब्द जो है राजपुत्र से बना है, राजपुत्र से ही जो है वो हम कहें अपभ्रंश होकर के राजपूत बन गया, यानी कि राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप जो है वो क्या है, राजपूत जो है वो हमें जो है वो मिलता है। कुछ विदेशी जातियां भी जो है वो हम कहें कि हमारे यहाँ पे आके, जैसे हूण थे, शक थे, वो यहाँ पे आके जो है वो रहने लगे, इनको भी भारतीय समाज में जो है रख लिया गया, क्षत्रिय मान लिया गया और उनको भी जो है वो राजपूत युग में जो है शामिल कर लिया गया। राजपूतों के लिए हमें एक सिद्धांत मिलता है जिसको हम कहते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का जो है वो हम कहें कि सिद्धांत जो है वो मिलता है। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? पृथ्वीराज रासो में जो है ये हम कहें कि सबसे पहले दिया गया था। पृथ्वीराज रासो में जो है अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया था। तो हमें कहें कि किसने लिखा पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो, ये जिस बंदे ने लिखा था उसका नाम था चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहते थे। अजमेर के हम चौहान पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि उनके दरबार में जो है वो यहाँ पे एक दरबारी थे जिसका नाम था चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की जो है वो क्या की थी, रचना जो है वो की थी। और पृथ्वीराज रासो के अंदर इन्होंने एक वर्णन किया था कि हमें यहाँ पे जो है वो पहाड़ियाँ मिलती हैं और ये जो है माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में है, आबू पर्वत। ठीक है, कहते हैं कि आबू पर्वत पर एक यहां पे यज्ञ किया गया। क्या किया गया? यहां पे एक यज्ञ कुंड बनाया गया, यहां जो है अग्नि जो है वो प्रज्वलित की गई और यहां से जो है वो यज्ञ किया। और ये यज्ञ जिस ऋषि ने किया था उसका नाम था गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के भी जो है गुरु थे। रामायण काल में इनका जो है वो नाम हमें जो है यहाँ से प्राप्त होता है। गुरु वशिष्ठ ने यहाँ पे राक्षसों का वध करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया था, क्योंकि जब ये कोई भी यज्ञ का संपादन करते थे तो हम कहें कि जो राक्षस थे, जो दैत्य थे, वो उस यज्ञ को क्या कर देते थे, विध्वंस कर देते थे, उस यज्ञ को नाश कर देते थे। तो इन्होंने उन राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे जो है एक यज्ञ का हम कहें कि जो है क्या किया, आयोजन किया। और इस यज्ञ से 4 जो है वो हम कहें वीर पुरुष पैदा हुए। इससे जो है वो हम कहें कि 4 वीर पुरुष जो है वो पैदा हुए थे। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो 4 जो पैदा हुए थे उसमें हमें एक मिलते हैं प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहारों के बाद हम पै वाले की ही बात करें तो फिर मिलते हैं परमार। ठीक है, इधर हम बात करते हैं चालुक्य, चालुक्य, और फिर इधर हमें मिलते हैं चौहान। कभी हमसे पूछा जाए कि अग्नि कुंड से या यज्ञ कुंड से सबसे अंत में कौन सा वंश निकाला गया था, जो बाहर आया था, तो हम कहेंगे कि अग्निकुंड से सबसे अंत में जो वीर पैदा किया गया था उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो वो कौन सा वीर था, तो उसका नाम जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। वो कौन थे? चौहान थे। सबसे महान योद्धा चौहान यहाँ पे मिले। लेकिन हम कहें कि सबसे जो प्रसिद्ध वंश रहा, जो सबसे हम कहें कि प्रसिद्ध रहे थे, वो कौन थे, तो वो हमें यहाँ पे जो है वो प्रतिहार जो है वो मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी का जो समय हमें मिलता है वो कौन सा युग मिलता है, तो हम कहेंगे कि राजपूत युग जो है वो हमें प्राप्त होता है। राजपूत शब्द राजपुत्र का ही अपभ्रंश रूप है, उसी का जो है वो बिगड़ा हुआ रूप हमें जो है वो दिखाई देता है। ये तथ्य हमें जो है वो मिलते हैं।
पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई जो है वो हम कहीं लिखते हैं कि आबू पर्वत पर राक्षसों का वध करने के लिए जो है एक यज्ञ का आयोजन किया गया था गुरु वशिष्ठ के द्वारा, और गुरु वशिष्ठ ने इस यज्ञ से जो है 4 महान बंदों को पैदा किया था। यानी कि 4 महान व्यक्ति जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो पैदा किए जा रहे थे, और 4 महान व्यक्तियों में अगर हम कहें कि जो पहले नंबर पे पैदा किए गए थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं, और उनकी अगर हम बात करें तो वो कौन हैं, तो उसकी अगर चर्चा करते हैं तो वो हमें मिलते हैं प्रतिहार। प्रतिहारों को आजकल परिहार भी कहते हैं। 2 नंबर पे जो है वो हम कहें कि परमार जो है वो निकाले गए थे, यानी कि 2 नंबर पे अग्निकुंड से जो दूसरा वीर पैदा हुआ था वो परमार था। परमार शब्द का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला। और तीसरे नंबर पे निकले थे चालुक्य, जिनको सोलंकी भी कहते हैं, और सबसे अंत में जो निकले थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे जो है वो हम कहें कि चौहान जो है वो मिलते हैं। और चौहानों में हम कहें कि अंतिम जो शासक थे उसी का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यानी कि अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसकी। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनकी अगर हम बात करें तो ये राजपूतों में शासन कर रहे थे अजमेर में। ठीक है, अजमेर में जो है ये शासन कर रहे थे। इनकी हमें जो उपाधियां प्राप्त होती है इन्हीं को कहा जाता है दल पंगुल। दल पंगुल, दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है, ये जो है उपाधि हमें जो है वो किसकी मिलती है, तो दल पंगुल जो है वो उपाधि हमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है वो उपाधि प्राप्त होती है। ये कहाँ के शासक थे, तो हम कह सकते हैं अजमेर के जो हैं वो शासक हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। इसी को दल पंगुल भी कहा गया। इसी की दूसरी उपाधि हमें मिलती है राय पिथौरा। राय पिथौरा, राय पिथौरा का मतलब होता है वो व्यक्ति जो रणभूमि में पीठ नहीं दिखाता। जो रणभूमि में पीठ नहीं दिखाता उसी को जो है वो हम कहें कि राय पिथौरा के नाम से जो है वो संबोधित किया जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जाता है। राय पिथौरा और जो है दल पंगुल की जो उपाधि हमें जो है वो प्राप्त हुई थी, वो किसकी उपाधि जो है वो प्राप्त हुई थी, तो वो हम कहें वो हमें जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है वो उपाधि यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है। फिर जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ पे शासन कर रहे थे, ये शासक बने थे 1177 में। वैसे इसका जन्म हुआ था 1166 में। 1166 में इनका जो है जन्म हुआ था और 1177 में ये शासक बन गए थे। यानी कि इनकी आयु जो है वो हमें लगभग जो है वो 11 साल के करीब जो है वो हम कहें कि प्राप्त होती है। 11 साल के करीब हमें जो है वो इनकी जो है आयु जो है वो प्राप्त होती है। इनको राय पिथौरा कहा गया था और इन्होंने जो है 1182 में चंदेल वंश के शासक थे जिसका नाम था प्रमादिदेव। इस प्रमादिदेव को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। प्रमादिदेव के 2 वीर सैनिक हमें मिलते हैं जिसका नाम हमें मिलता है आला और उदल। और आला और उदल की इसने जो है वो क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। कभी हमसे पूछा जाए आला और उदल की हत्या किसके द्वारा की गई थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा की गई थी। लेकिन इसकी कमी थी कि इसने अपने इर्द गिर्द जो है शत्रुओं को पैदा कर लिया था। इसके संबंध जो है वो हम कहें कि अच्छे नहीं थे किसी के साथ में। इसी के काल में जो है एक आक्रमणकारी आ रहा था और उसी का नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ में 2 युद्ध लड़े थे और उन्हीं युद्धों को कहा जाता है तराइन का युद्ध।
त्राइन का युद्ध, और त्राइन का एक नहीं, त्राइन के 2 युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध हुआ था वो अगर हम कहें तो वो हमें जो है त्राइन का प्रथम युद्ध जो मिलता है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के जो है वो बीच में जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में, और सेकंड युद्ध जो हुआ था वो 1192 में। इसको प्रथम युद्ध कहेंगे और इसको जो है सेकंड युद्ध कहेंगे। इसमें जो विजेता रहे थे वो रहे थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये जो है वो हम कहें कि युद्ध विजेता थे, युद्ध जीत लिया था, लेकिन अगले ही युद्ध में प्रमाण यहाँ पे जो है बदल गए थे, और यहाँ पे हम कहें कि जो विजेता रहा था वो कौन था, तो वो हमें यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो है वो मिलता है। मोहम्मद गौरी ने त्राइन का द्वितीय युद्ध जीत करके भारत में राजपूतों की सत्ता का समापन कर दिया, भारत में राजपूतों की सत्ता का समाप्त कर दिया, और पहली बार भारत में विदेशी सत्ता स्थापित हो गई। यहाँ पे विदेशी जो है वो हम कहें कि सत्ता जो है स्थापित हो गई थी, लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी था, इस मोहम्मद गौरी की 1206 में मौत हो गई। 1206 में जो है वो हम कहें कि सिंध प्रदेश में जो है वो मौत हो गई थी, और मोहम्मद गौरी के बाद अगला बंदा हमें मिलता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने भारत के अंदर जो है गुलाम वंश की जो है संस्थापना कर दी थी, और ये काल जो हमें कहलाता है जो 1206 से लेकर के 1526 तक चला था, इसी को जो है सल्तनत काल के नाम से जो है संबोधित करते हैं। ये जो है आपकी हिस्ट्री के टॉपिक थे, जहाँ से हमने शुरू किया था सल्तनत काल में हम वहीं आके वापस खड़े हो गए हैं, और हमारी जो ये हिस्ट्री थी यहाँ तक के जो मुख्य टॉपिक आपकी परीक्षाओं से संबंधित थे वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपकी हिस्ट्री का ये सिलेबस जो है वो कवर होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।